नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे मतलब बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आपको लिखना है और कैसा पेपर आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आपका इस तरह का पेपर होगा बोर्ड में, ठीक है, और इसमें 10 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सती प्रथा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा हूँ, आपको सबसे पहले बनाना है यहाँ पे हेडिंग बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि हमारे पहले प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो यहाँ पे लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब बोर्ड परीक्षा की कॉपी में सबसे बढ़िया नंबर लाने का एक ही तरीका है, वो है कि पैकिंग बढ़िया करके करनी है आपको। ठीक है, एग्जाम में यानी कॉपी को बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यही बताने वाला हूँ। आपको बहुत कम याद है, बिना पढ़े भी आप लिख रहे होंगे कॉपी को, तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से लिख पाएंगे और आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग बना देंगे, क्योंकि हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को नोट नहीं करना है पेपर में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको नहीं उतारना है, आप डालेंगे उत्तर क्रमांक 1। इसका ऑप्शन सी है, तो इधर लिखेंगे ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में लिखा है सती प्रथा का विरोध। ठीक है, तो यहाँ पर सती प्रथा का विरोध लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो स्वतंत्र भारत की जनगणना होती है 1951 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑप्शन बी सही, उत्तर क्रमांक 2 डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लाइन बना लेनी है पेपर में। ठीक है, इधर भी और इधर भी, इस तरह से मैंने कॉपी में बनाई है। फिर आप लिखेंगे ऑप्शन बी राइट है इसका। ऑप्शन बी में दिया था वर्ष 1951। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि तो हम उत्तर क्रमांक 3 डालेंगे। ठीक है, उत्तर क्रमांक इस प्रकार से 3 डालेंगे और लिखेंगे ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में दिया है लैटिन और ग्रीक। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न है, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं। तो माल्थस ने 2 उपाय बताए थे, और मैंने माल्थस वाला जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, जिसमें मैंने लगभग 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताए थे, उसमें ये माल्थस का जनसंख्या नियंत्रण का उपाय भी मिल जाएगा आपको, जिसमें 2 उपाय हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको लिखना था बी और इधर लिखना था 2। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ग्रीन कलम का यूज नहीं करना है, ब्लैक से आपको डालना है। ब्लैक कलम से डालेंगे उत्तर क्रमांक और ब्लू कलम से आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। ठीक है, तो आई होप इनको तो आप समझ गए होंगे। ठीक, और ये परीक्षा में 10 हैं, तो मैं इन्हें दिखा देता हूँ आपको। हमारा अगला है 5वां प्रश्न, जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने निम्न में से क्या कहलाता है। तो इन्हें बोलते हैं उग्रवाद। ठीक है, उग्रवाद यानी कि जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं वो उग्रवाद कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकवाद के बारे में जब पढ़ाया था वहाँ पे, तो मैंने समझाया था हरित क्रांति का संबंध किससे था। तो कृषि से संबंधित हरित क्रांति थी। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे मजदूर संघ से पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है। तो महिलाओं की समस्या यहाँ पे उच्च शिक्षा का अभाव है। ठीक है, और ये सभी हैं, यानी कि लैंगिक असमानता, भेदभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 10वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 15 जून 2005 को हुआ था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर बांध के बारे में मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो ये नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद सीधे देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे हमारे। तो हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से आपको लिखने हैं, तो मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ कि आप पेपर में किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से आपको अच्छे से पैकिंग करनी है। फिर डालेंगे उत्तर क्रमांक 11 से शुरू हो रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उत्तर क्रमांक आपको पेपर में 11 डाल लेना है। ठीक है, इस प्रकार से फिर हेडिंग बनाएंगे उपनिवेशवाद इतनी। ठीक है, यानी कि जिसके बारे में लिख रहे हैं उसकी हेडिंग बनाएंगे। पता इस तरह से अगर आप कॉपी लिखोगे, अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ आपकी कॉपी में लिखा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। उसके बाद उत्तर क्रमांक 11, फिर हेडिंग भी बनी होगी उपनिवेशवाद। इसके बारे में फिर आपने बना के जो कुछ भी छापा होगा, एग्जामिनर ज़्यादा पढ़ करके नहीं देखता, वो इस तरह से कॉपी को व्यवस्थित ढंग से देखता है तो सीधे चेक हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। और थोड़ा स्पेस ज़रूर दें, जैसे कि मैंने एक लाइन छोड़ करके उत्तर क्रमांक डाला है, इसी प्रकार आपको डालना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है नंबर चढ़ाने में से दिक्कत ना हो कॉपी चेक करते समय, है ना। इसलिए एक लाइन छोड़ करके उत्तर क्रमांक डालें। उत्तर क्रमांक डालने के बाद एक लाइन इस वाली को छोड़ करके यहाँ पर हेडिंग बनाएं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा प्रश्न था प्राकृतिक निरोध, तो मैंने हेडिंग बना दी प्राकृतिक निरोध, हेडिंग बना दी। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन था भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया, है ना। तो हेडिंग हो जाती भारत में संप्रदायों का जन्म। उसके बाद मतलब किसने जन्म दिया, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जनसंख्या नीति का क्या उद्देश्य है, तो जनसंख्या नीति के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, भारत की जनसंख्या नीति, हेडिंग बनाएंगे और फिर इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है, मैंने पढ़ा दिया है। तो मैं इसे दोबारा नहीं बताऊँगा, क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे आपको कॉपी लिखना बता रहा हूँ और क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। जनसंख्या नीति, दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तो उत्तर क्रमांक 15 डालेंगे और लिखेंगे दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं। तो इस प्रकार से हेडिंग बना करके फिर आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो दलित वर्ग की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इनके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है ना, तमाम समस्याएं, इनका शोषण होता है। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रवाद क्या है, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, तो आप क्षेत्रवाद हेडिंग बनाएंगे, साक्षात्कार हेडिंग बनाएंगे और उत्तर क्रमांक 17 डाल के लिखेंगे। संस्कृतिकरण क्या है, तो संस्कृतिकरण हेडिंग बना करके आप लिखेंगे। दबाव समूह के बारे में मैंने पढ़ा दिया। सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, यानी कि सामाजिक आंदोलन जो समाज के हित के लिए मतलब आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, समाज के अंदर अगर कोई कमी होती है, जागरूकता लाने के लिए, ठीक है, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उत्तर क्रमांक 21 है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के आपको आंसर किस प्रकार से देने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न पहले हेडिंग बनाएंगे, फिर उत्तर क्रमांक 21 डालेंगे। ठीक है, फिर इसमें लघु उत्तरीय में पूछ रहा था पूर्व ग्रह से क्या तात्पर्य है, तो पूर्व ग्रह के बारे में फिर आपको जैसा समझ में आए बना करके लिखना है। हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर आपको याद भी नहीं है बिल्कुल, तब कॉपी को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप इसी प्रकार से पहले कॉपी को बहुत व्यवस्थित ढंग से बना लेनी है। लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर क्रमांक 21, पूर्व ग्रह, आप हेडिंग बना करके फिर छापना है आपको, जैसा समझ में आए बना करके। पता इस तरह से लिखने से नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब कॉपी आपकी व्यवस्थित ढंग से लिखी होती है तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा भी होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी कॉपी को पढ़ करके वो नहीं देखता है। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत में वही प्रश्न आपको करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद हैं। अगला प्रश्न था 21, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे, पहले उत्तर क्रमांक 22 डालेंगे, है ना। ये उत्तर क्रमांक था 22, उत्तर क्रमांक 22 डाल लिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, 22 में कह रहा था उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन, तो हेडिंग बनाएंगे उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो उपनिवेशवाद मतलब यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उस समय जाति व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन आए उसके बारे में आपको लिखना है ना। तो जाति व्यवस्था में यानी कि उस समय मशीनीकरण, औद्योगिकरण आया, मतलब सड़कें बनी, रेल बनी, तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन ये आए, भेदभाव धीरे धीरे कम होने लग गया, लोग एक दूसरी जाति से मिलने जुलने लग गए, उठने बैठने लग गए, ये सारी चीज़ें आई, जाति व्यवस्था में चेंजेस आए थे, है ना।
तो आपको यही सब कुछ लिखना है। हालांकि मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, यानी कि किसी जाति या किसी वर्ग को जो समाज से मिलने घुलने ना दिया जाए तो उसे बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। उत्तर क्रमांक 24 डाल के लिखेंगे, जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसी प्रकार हमारा उत्तर क्रमांक 24 डालोगे, 24 में जनजातीय आंदोलन है, फिर है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ाया था और यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं सारे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत या माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है पूरा यहाँ पे, ठीक है। और इस लिखा, माल्थस ने अपने सिद्धांत में 2 बातों पर बल दिया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था विकल्प में, माल्थस ने अपनी जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में कितनी बातों पर जोर दिया, बल दिया, तो 2 बातों पर दिया था, ठीक है। तो पहला था मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है, विषमलिंगियों के बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है और ये लगभग अपनी सामान्य स्थिति में बनी रहेगी। तो ये 2 बातें थी, है ना। तो पूरा ये मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो इसे चाहें तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अभी तैयार कर रहे हैं, वरना मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं, क्योंकि 42 से अधिक 42+ वीडियो आपको मिलेंगे चैनल पर, मैंने डाल रखे हैं, जिसमें मैंने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक जनसंख्यांकी से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिया, उसका लिंक मैं नीचे दूंगा, जिसमें कम से कम इनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसी वीडियो में मिल जाएंगे, एक में ही, ठीक है। द्विगुरुत्वीय प्रश्नों के आंसर आपको किस प्रकार से देने हैं, तो वो हम बताते हैं, आपको लिखना बताते हैं पहले, ठीक है। तो द्विगुरुत्वीय पहले डालेंगे इस प्रकार से हेडिंग, द्विगुरुत्वीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 27 से ये शुरू हो रहा है, तो 27, है ना। उत्तर क्रमांक 27 पे दिया है, लेकिन इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, या तो ऊपर वाला करिए ये, या फिर अथवा में हरित क्रांति वाला करिए, है ना। सामाजिक वर्ग की अवधारणा आधारभूत विशेषता क्या है, व्याख्या कीजिए, या हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। मान लीजिए हम अथवा वाला करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से आप डालेंगे उत्तर क्रमांक 27, और अथवा करेंगे तो आपको अथवा यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव हेडिंग बना करके फिर आपको लिखना है जैसा समझ में आए हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति जो सरकार के द्वारा, मतलब हरित क्रांति इसलिए लाई गई थी जिससे कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, है ना। कृषि के क्षेत्र में हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि हमें दूसरे देश से अनाज मंगाना ना पड़े, है ना। तो हरित क्रांति से क्या हुआ, जो कृषि की पैदावार बढ़ गई थी, है ना। गेहूं वगैरह की पैदावार बहुत ज़्यादा 2-3 गुनी बढ़ गई थी। और क्या हुआ, आर्थिक प्रभाव ये था, सामाजिक स्थिति मतलब अच्छी हो गई लोगों के पास। जब किसानों के पास मतलब फसल की पैदावार बढ़ी तो उनकी आमदनी भी बढ़ गई, तो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, है ना। तो हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में आपसे पूछा गया था, या फिर आप दोनों में से कोई सा एक ही करना है। अथवा वाला का मतलब होता है या तो इसे वाले को कर लो आप, या इसे कर लो। अगर अथवा वाला कर रहे हैं तो उत्तर क्रमांक 27 डाल करके आपको अथवा लिखना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से था प्रश्न संख्या 28 है, जिसमें दिया था पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में पूछ रहा है, तो आप उत्तर क्रमांक 28 डाल करके और आपको पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण मतलब हेडिंग बनाएंगे, उसके आगे ही आपको लिखना है। पश्चिमीकरण का मतलब है जो पश्चिम के देशों से, और आधुनिकीकरण का मतलब है मशीनीकरण से। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो पश्चिम मतलब जो आधुनिकीकरण है वो पश्चिमीकरण की ही देन है, यानी कि पश्चिमीकरण के कारण भारत के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए, भारत पूंजीवादी दुनिया से जुड़ा, है ना। और भारत के अंदर आधुनिकीकरण भी आया है, मतलब कल कारखाने खुले, है ना। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ों बदली पश्चिमीकरण के वजह से भारत के अंदर, है ना। शिक्षा व्यवस्था में, रहन सहन के स्तर में तमाम तरह के बदलाव आए पश्चिमीकरण की वजह से। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना। तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उस समय बहुत सारे समाज सुधारक हुए थे, है ना। तो समाज सुधारकों के बारे में मैंने पढ़ा दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, है ना। सुधारकों के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं, है ना। सत्यशोधक समाज का मतलब स्थापना करी उनने, क्या नाम उनका था,
मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले ने, है ना, तो उनने भी समाज के अंदर सुधार लाने का प्रयास किया। तमाम समाज सुधारक थे, है ना। उसके बाद दहेज प्रथा के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए, यानी कि भी मौका है इसे पढ़ कर के जाइए, चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं उन्हें देख कर के जाइए। अगर ठीक है तो आई होप आप इन्हीं क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख कर के जाइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।